नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास परिणीता, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने चारुबाला की मां मनोरमा के बारे में सुना। वहीं दूसरी ओर गिरीन्द्र, जो कि मनोरमा का भाई है, वो ललिता की पैसों से मदद करना चाहता है। अब विस्तार से जानने के लिए सुनिए कहानी के पिछले भाग को। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 3। गुरुचरण बाबू बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। किसी भी छोटे बड़े व्यक्ति से वे निसंकोच बातें कर सकते थे। अपनी मिलनसार आदत के कारण ही गिरीन्द्र के साथ 2-3 दिन बातें होने पर ही उनकी गहरी मित्रता हो गई थी। वो बड़े ही दृढ़ विश्वासी थे। सरल स्वभाव के कारण वे चतुराई को कम महत्व देते थे। वाद विवाद में तर्क वितर्क होने पर यदि हार भी जाते थे तो भी किसी प्रकार के रोष की रेखा उनके चेहरे पर न झलकती थी। गिरीन्द्र के साथ अब उनकी बहुत सी बातें होती थी। गुरुचरण बाबू अक्सर गिरीन्द्र को संध्या समय की चाय के लिए आमंत्रित करते थे। दफ्तर से आकर हाथ मुंह धोते धोते रात हो आती और वह ललिता से कहते, बेटी क्या चाय तैयार है? फिर तुरंत अन्ना काली की पुकार होती और कहते कि बेटी जा अपने गिरीन्द्र मामा को बुला ला। गिरीन्द्र के आने पर वहां रौनक और ताजगी आ जाती थी और फिर वाद विवाद छिड़ जाता था। कभी कभी ललिता भी चुपचाप मामा के बगल में बैठकर सब कुछ सुनती रहती। जब वो आकर बैठ जाती तो गिरीन्द्र के तर्क बहुत ही विद्वतापूर्ण होते। हृदय में आनंद के लहरों के उमड़ाव के साथ वो युक्तियों को जुटाता चला जाता। मुख्य रूप से उनके वाद विवाद का विषय आजकल की समाज व्यवस्था ही होती थी। आधुनिक समाज की हीनता, जर्जरता, असमानता और ऐसे दुराचारी समाज से घृणा व्यक्त की जाती थी। इन आरोपों में वास्तविकता थी, अतः और कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता ही क्या थी। वे सब बातें समाज द्वारा सताए हुए गुरुचरण बाबू के जीवन से पूरी तरह मिलती थी। अंत में गुरुचरण बाबू पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए कहते, देखो गिरीन्द्र बाबू, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। इसमें असत्य है ही क्या? कौन भला आदमी ये नहीं चाहता कि अपनी पुत्री का शुभ विवाह अच्छे व्यक्ति से ठीक अवसर पर करे? फिर भी ऐसा क्या सबके लिए मुमकिन है? इसके सिवा समाज ये कहने से नहीं चूकता कि तुम्हारी लड़की सयानी हुई, ब्याह करो। मगर इतना कहने से ही तो लड़की का ब्याह नहीं हो जाता। इस कार्य में मदद करने की कौन कहे? तरह तरह की बातें और सुननी पड़ती हैं। गिरीन्द्र बेटा, अधिक क्या कहूँ, तो मेरी ही बात को देखो ना। लड़कियों के ब्याह के कारण ही मेरा मकान तक बिका जा रहा है। इसका ब्याज तक दे सकने में असमर्थ हूँ। इसको कर्ज से मुक्त करा सकना मेरे लिए बड़ा कठिन कार्य है। 2 दिन पश्चात ही शायद दर दर का भिखारी हो जाना पड़े। ठीक कहता हूँ या नहीं गिरीन्द्र? ऐसे समय में मुझे कोई भी सहारा न देगा, बल्कि सारा समाज बहिष्कार जरूर करेगा। इस प्रकार का वाद विवाद उठाने पर गिरीन्द्र चुपचाप ही सुना करता। गुरुचरण बाबू उसी बहाव में कहते, भैया जो भी तुमने कहा बिल्कुल सत्य है। ऐसे समाज को त्याग कर जंगल में रहने में ही भलाई है। कुछ भी हो, कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन फिर भी शांति तो मिलेगी। गला दबोचने और मनुष्यता को भंग कराने वाले समाज में रहना हमारे लिए ठीक नहीं। ये समाज केवल धनवानों का ही है, मेरे जैसे गरीबों का नहीं। अच्छा है, वही लोग मौत से रहें, हमारी आवश्यकता तो है ही नहीं यहाँ। ये कहते कहते वो एकदम मौन हो जाते थे। ललिता प्रतिदिन इन उद्गारपूर्ण व्यक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनती रहती थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि रात को निद्रा आने के पूर्व इन्हीं तर्कों पर विचार भी किया करती थी। गिरीन्द्र की सभी युक्तियां उसके हृदय में समा जाती थीं। मन ही मन वो सोचने लग जाती कि गिरीन्द्र बाबू का कहना अक्षरशः सत्य है। अपने मामा से ललिता का अटूट प्रेम था। उसके मामा के प्रति गिरीन्द्र जो कुछ भी कहता उसे नितांत सत्य समझती थी। उसे यह भी पता था कि उसके मामा की परेशानी तथा चिंताएं उसी के कारण बढ़ी हैं। अन्न जल भी उन्होंने छोड़ दिया है। आज उसके मामा जो ये सब कष्ट झेल रहे हैं, ये सब क्यों? क्योंकि समाज उन्हें जाति से बाहर कर देना चाहता है। इस सब का कारण एकमात्र यही न है कि वो मेरी शादी करने में समर्थ है। विचार कर ललिता ने सोचा, यदि आज किसी प्रकार मेरी शादी हो जाए और अभाग्यवश मैं यदि कल विधवा होकर फिर मामा के पास आ जाऊं, तो फिर मामा को जाति से अलग कर दिया जाएगा क्या? इन तर्कों में उसे कोई भी सार न दिखाई देता। गिरीन्द्र जो कुछ भी ललिता के मामा के प्रति श्रद्धा और सहानुभूति दिखाता था और जो भी वो कहता था, उस सब के प्रति श्रद्धा दिखाने और अपनी सहमति जताने से वो बाज ना आती।
ऐसा करने के सिवा उसके सामने दूसरा मार्ग न था। गिरीन्द्र के प्रति उसकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। धीरे धीरे उसने भी संध्या की बेला का इंतजार करना शुरू कर दिया। उसकी उत्कंठा अब और भी बढ़ गई थी। शुरू में गिरीन्द्र बातों में ललिता को आप शब्द से संबोधित करता था, परंतु एक दिन गुरुचरण बाबू ने मना कर दिया। कहा, अरे ललिता तुमसे छोटी है, इसलिए आप न कहकर तुम कहा करो। अब वो ललिता को तुम शब्द से संबोधित करने लगा। गिरीन्द्र ने ललिता से पूछा, तुम चाय नहीं पीती? ललिता ने कुछ उत्तर न देकर सिर नीचा कर लिया। गुरुचरण बाबू ने उसकी ओर से उत्तर दिया, वो शेखर ने इसको चाय पीने से मना कर दिया है। उसकी राय है कि स्त्रियों को चाय नहीं पीनी चाहिए। गिरीन्द्र को यह बात अच्छी न लगी। इस बात को ललिता ने ताड़ भी लिया। आज शनिवार है। आज के दिन काफी समय तक ये मजेदार मजलिस लगी रहती है। चाय पीना हो चुका था, वार्तालाप जारी था। गुरुचरण बाबू आज कुछ अनमने से थे। ऐसा लगता था कि आज की बातचीत उन्हें अच्छी न लग रही थी। बीच बीच में परेशानी का अनुभव कर वो चुप रह जाते थे। गिरीन्द्र ने देखकर पूछा, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कुछ शारीरिक दुख है क्या? चेहरे पर उदासी है। क्या दफ्तर में कुछ गड़बड़ है? हुक्के की निगाली मुंह से निकालते हुए उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो शरीर भी गड़बड़ नहीं है। यह कहते हुए गुरुचरण बाबू ने मुंह ऊंचा करके गिरीन्द्र की ओर दृष्टि डाली। सरल स्वभाव वाले गुरुचरण बाबू की आंतरिक चिंताएं तथा हृदय के ज्वलित उद्गार उनके मुख पर झलक रहे थे। इसका वो खुद अनुभव ही न कर सके थे। ललिता पहले उन लोगों के वार्तालाप को केवल सुना ही करती थी, परंतु अब वो तर्क वितर्क में भाग भी लेने लगी है। मामा की परेशानी को वो भी पूर्ण रूप से समझ गई। उसने पूछा, हाँ मामा, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि आपको कोई बात हृदय में कष्ट दे रही है। क्या बात है? उसकी ये बात सुनकर गुरुचरण बाबू को थोड़ी सी हंसी आ गई और सरल भाव से स्वीकार करते हुए बोले, बेटी सत्य है, आज मेरी दशा कुछ ठीक नहीं है। ये बात सुनकर गिरीन्द्र एवं ललिता दोनों ही टकटकी बांधकर कष्ट का कारण जान लेने के लिए उनके चेहरे की तरफ देखने लगे। गुरुचरण बाबू ने कहा, वो नवीन दादा मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने तमाम लोगों के सामने सड़क पर खड़े होकर बहुत सी भली बुरी बातें सुना डाली। यार, उनका इसमें दोष ही क्या? 6-7 माह बीत गए पर उन्हें मूल की कौन कहे एक पैसा सूद तक नहीं दे पाया हूं। ललिता सब कुछ तुरंत समझ गई। इस बात को खत्म करने के लिए वो व्यग्र हो गई। उसे भय होने लगा कि कहीं उसके भोले मामा घरेलू बातों को दूसरे के सामने बिना सोचे समझे ही गाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें दुख में यह भी स्मरण नहीं रहता कि किसके सामने कौन बात कहनी चाहिए और किसके सामने नहीं। गिरीन्द्र के सामने घरेलू बातें होना वो ठीक न समझती थी। अतः उसने कहा, मामा, इन सब बातों की चिंता में बेकार मत पड़ो। ये सब बातें तो बात की हैं, बाद में होंगी। ललिता के इस इशारे की ओर गुरुचरण बाबू का ध्यान भी नहीं गया। वे बड़े ही विषाद युक्त भाव से फिर कहने लगे, बाद में क्या होगा बेटे? हाँ तो गिरीन्द्र भैया, तुम तो देखते हो कि मेरी बेटी इन सब चिंताओं में मुझे ग्रस्त नहीं देखना चाहती, परंतु मेरी प्यारी बेटी, तेरे मामा के इन सभी कष्टों को तो बाहरी लोग नहीं देखते हैं। गिरीन्द्र ने पूछा, नवीन बाबू ने क्या कहा? ललिता को जरा भी पता न था कि गिरीन्द्र उनकी घरेलू परिस्थितियों से परिचित है। इसी कारण गिरीन्द्र का यह प्रश्न सुनकर उसने लज्जा का अनुभव किया और इस असंगत प्रश्न को सुनकर उसे मन ही मन उस पर गुस्सा भी आ गया। गिरीन्द्र के प्रश्न के उत्तर में गुरुचरण बाबू ने सभी बातें खोलकर कह दी। काफी दिनों से नवीन राय की पत्नी अजीर्ण रोग से ग्रसित है। इलाज में कोई कमी न थी, रोग तो था ही, पर इधर वो भयंकर हो चला है। पुराना रोग हो जाने के कारण डॉक्टरों ने राय दी है कि हवा पानी बदलने के लिए कहीं बाहर स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर जाना चाहिए। इसी काम के लिए नवीन राय को पैसों की आवश्यकता थी, अतः बड़े ही जोरों से उन्होंने सब रुपया अदा कर देने का तकाजा किया है। गुरुचरण बाबू के सामने कठिन समस्या है, आखिर वो इतनी जल्दी रुपये को प्रबंध कैसे करे? गुरुचरण बाबू की इन बातों को सुनकर गिरीन्द्र थोड़े समय तक चुप रहा और फिर बहुत ही नम्र भाव से उसने मधुर स्वर में कहा, इधर कई दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहता था पर संकोचवश कह न सका। आज यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूं मैं। गुरुचरण बाबू ने हंसते हुए कहा, यह क्या बात है गिरीन्द्र, किसी को भी मुझसे बात करने में संकोच नहीं होता। तुमको आज्ञा क्या दूं, तुम बेरोक टोक कहो। गिरीन्द्र ने कहा, वो जीजी से एक दिन सुना था कि नवीन बाबू बहुत अधिक सूद पर रुपया उधार देते हैं।
उनसे रुपए लेकर ही आप गहरी परेशानी के जाल में पड़ गए। तो फिर मैंने ये सोचा कि आपकी मदद में अपनी धनराशि लगाऊं, जो कि बैंकों में पड़ी हुई है। वो मेरे किसी काम में नहीं आती। साथ ही इस समय नवीन बाबू को आवश्यकता भी है, और फिर आपको भी कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। गिरीन्द्र की ये बात सुनकर गुरुचरण बाबू और ललिता दोनों उसकी ओर एकटक देखने लगे। संकोच भाव से गिरीन्द्र ने फिर कहना शुरू किया, इस समय इन रुपयों की मुझे बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि मेरे रुपए आपके काम में लग जाएं तो फिर मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। इस धन को आप अपनी सुविधा अनुसार दे दीजिएगा, मुझे किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। हाँ, नवीन बाबू को आवश्यकता है, उन्हें भी समय पर रुपए मिल जाएंगे। गुरुचरण बाबू ने कहा, सारा रुपया तुम दोगे? हाँ, इससे उनका भला भी हो जाएगा। इस बात के उत्तर में गुरुचरण बाबू कुछ कहने ही जा रहे थे कि अन्ना काली तेजी से दौड़ती हुई वहां आई और बोली, शेखर दादा ने तुरंत कपड़े पहनकर सज धज कर तैयार होने को कहा दीदी। वो सब लोग आज नाटक देखने जा रहे हैं। ये कहकर वो जिस प्रकार तेजी से आई थी उसी प्रकार उल्टे पांव भाग गई। उस लड़की के उत्साह को देखकर गुरुचरण बाबू मुस्कुराए, परंतु ललिता उसी स्थान पर बैठी रही। क्षण भर बाद ही अन्ना काली ने फिर आकर कहा, अरे अभी तक तुम बैठी हो जीजी? उठो, तुरंत उठो, तैयार हो, सब लोग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। इस बार भी ललिता पूर्ववत उसी स्थान पर बैठी रही। अन्ना काली की प्रसन्नता को देखकर गुरुचरण बाबू को हंसी आई और ललिता के सिर पर हाथ फेरते हुए वो बोले, जाओ बेटी जाओ, अब तनिक भी देर न करो। वे सब लोग शायद खड़े खड़े तुम्हारा ही रास्ता देख रहे हो। लाचारी वश उसे उठना ही पड़ा, परंतु जाते समय उसकी कृतज्ञ दृष्टि गिरीन्द्र पर पड़ रही थी। इस कृतज्ञता भरी दृष्टि को गिरीन्द्र पूर्ण रूप से समझ गया था। थोड़ी देर में ही खूब बनाव श्रृंगार के साथ पान देने के बहाने फिर एक बार वो बाहर के कमरे में आई, परंतु उस समय गिरीन्द्र वहां से चला गया था। केवल गुरुचरण बाबू तकिए के सहारे लेटे थे। उनकी बंद आंखों के कोनों पर आंसुओं की रेखा झलकती थी। ललिता तुरंत समझ गई कि ये खुशी के आंसू हैं। ये जानकर उनका ध्यान भंग करना ठीक न समझकर वो चुपचाप ज्यों की त्यों लौट गई। कमरे से बाहर आकर ललिता सीधे शेखर के घर पहुंची। अपने मामा की दशा को सोचकर उसकी आंखों में आंसू मढ़ाए थे। अन्ना काली उस समय वहां न थी, वो पहले ही जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। कमरे के ठीक सामने शेखर शायद खड़े खड़े ललिता की ही बाट जो रहा था। सिर उठाकर देखने पर उसे ललिता की भरी आंखें दिखाई दी। इधर कई दिनों से ललिता को उसने देखा न था, इसलिए शेखर और अधिक परेशान था। ललिता के आंसुओं को देखकर शेखर का हृदय भी द्रवित हो आया और उसने ललिता से पूछा, ये क्या ललिता, तुम रो रही हो क्या? लेकिन क्यों, क्या बात है, बताओ। ललिता ने सिर हिलाकर अपना मुंह नीचा कर लिया। कई दिनों से ललिता को न देखने के कारण तरह तरह की भावनाओं का जागरण शेखर के हृदय में हो रहा था। वो बड़े ही स्नेह के साथ ललिता का मुंह ऊपर उठाकर बोला, अरे सचमुच ही तुम रो रही हो? आखिर बताओ तो क्या हुआ ललिता? शेखर की सहानुभूति तथा प्रेम भाव को देखकर वो अपने को संभाल न पाई। वो जहां खड़ी थी शेखर की ओर पीठ करके वहीं पर बैठ गई और मुंह ढांपकर जोर जोर से रोने लगी। शेखर सहानुभूति का प्रदर्शन करता रहा। नवीन ने मूल तथा सूद जोड़कर पूरे रुपए गुरुचरण बाबू से लिए। अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। तमस्सुक वापस करते समय उन्होंने गुरुचरण बाबू से पूछा, ओ गुरुचरण बाबू, ये इतने रुपए तुम्हें किसने दिए? गुरुचरण बाबू ने बड़े ही नम्र भाव से कहा, भैया ये तो कुछ न पूछिए, जिसने रुपए दिए हैं उसने किसी को बताने के लिए मना किया है। नवीन राय अपने रुपए पाकर तनिक भी खुश नहीं हुए। रुपए वापस लेने की न तो उनकी इच्छा ही थी और न वो गुरुचरण बाबू से ऐसी उम्मीद ही करते थे। उनके हृदय में तो एक दूसरी ही धारणा थी कि वो गुरुचरण बाबू का मकान गिराकर उस पर अपना दूसरा महल खड़ा करेंगे, लेकिन वो इच्छा उनकी पूरी न हुई। इसी कारण वो आवेश में आकर व्यंग्यपूर्वक कहने लगे, क्यों न मनाही की होगी या गुरुचरण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सारा दोष और लगाव तो मेरा है, जो मैंने तुमसे रुपयों का तकाजा किया। यही कलयुग की उल्टी माया है। दुखपूर्ण शब्दों में गुरुचरण बाबू ने कहा, भैया आप ऐसा क्यों कहते भैया? मैंने तो केवल आपका रुपया अदा किया है। आपकी दया का बोझ मेरे ऊपर सदैव रहेगा। मैं उससे कभी उऋण न हो सकूंगा। नवीन बाबू ये सुनकर मुस्कुराए। वे बड़े ही पक्के जो ठहरे। यदि वो ऐसे पक्के न होते तो केवल गुड़ के ही व्यापार से इतनी अधिक धनराशि नहीं इकट्ठा कर पाते।
वे बोले, भैया तुम भी क्यों न कहो, परंतु ऐसे विचार होने पर वास्तव में पूरा रुपया इस प्रकार ना अदा करते। मैंने तो केवल रुपए मांगे थे, वो भी तुम्हारी भाभी की बीमारी के लिए। चलो खैर, ये तो बताओ कि कितने रुपए सूद पर मकान को रेहन रखा है। भैया ना तो घर ही रेहन किया है और ना ही ब्याज ही कुछ तय हुआ है। नवीन राय को तनिक भी विश्वास न हुआ। उन्होंने पूछा, अरे तो क्या इतने रुपए बिना लिखा पढ़ी? हाँ दादा, ऐसा ही है। बहुत ही सज्जन लड़का है, ऐसा जान पड़ता है कि साक्षात दया की मूर्ति है। लड़का? कौन सा लड़का? गुरुचरण बाबू ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जो कुछ कह डाला वो नहीं कहना चाहिए था। गुरुचरण बाबू को चुप देखकर नवीन राय समझ गया कि वो कुछ भी बताना ठीक नहीं समझते। इस कारण मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बताना मना है तो न बताओ, जाने दो। फिर भी सुनो, मैंने दुनिया के सभी रंग देखे हैं, कोई भी बिना मतलब रुपए निकाल कर नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो कि आगे किसी परेशानी का शिकार बन जाओ, इसलिए मैं तुमको अभी से चेतावनी दे रहा हूं। गुरुचरण बाबू कुछ उत्तर न देकर तमस्सुक हाथ में लेकर चल दिए। चलते समय नवीन राय को उन्होंने नम्रतापूर्वक नमस्कार किया। अपने स्वास्थ्य सुधार हेतु भुवनेश्वरी प्रायः पश्चिम के किसी शहर को चली जाया करती थी। जलवायु बदल जाने से उसकी अजीर्ण रोग बहुत कुछ दब जाता था। उसी रोग के बहाने नवीन राय गुरुचरण बाबू से कड़ा तकाजा कर बैठे थे। अब भुवनेश्वरी की भी तैयारी पश्चिम जाने के लिए होने लगी। अन्ना काली शेखर के कमरे में पहुंची और बोली, शेखर भैया, आप लोग कल ही बाहर जा रहे हैं क्या? इस समय शेखर अपना सामान संभाल कर रखने में लगा हुआ था। उसने ऊपर देखकर अन्ना काली से कहा, मेरी प्यारी बहन, जाकर दीदी को तो बुला ला, उसे भी जाने के लिए जो कुछ ठीक करना हो कर जाए। अभी तो मुझे सैकड़ों काम करने बाकी है, समय भी अधिक नहीं है। शेखर का ख्याल था कि हर साल की तरह ललिता भी जाएगी। गर्दन हिलाकर अन्ना काली ने कहा, इस बार दीदी साथ में नहीं जाएगी भैया। हैं? क्या? क्यों नहीं जाएगी? वाह, आपको ये भी पता नहीं? अरे वो कहाँ जा सकती है, इसी माघ फागुन में शादी करने के लिए पिताजी उसके वर की तलाश कर रहे हैं। ये सुनते ही शेखर दुखित हो गया। उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बहुत चक्का सा जमीन देखता रहा। जो कुछ अन्ना काली ने घर में सुना था वो सब विवरण के साथ उसने शेखर को सुनाया। उसने कहा कि शादी में जो भी खर्च होगा गिरीन्द्र बाबू देंगे। लड़का भी हर प्रकार से योग्य होना चाहिए। योग्य वर की खोज में पिताजी आज भी दफ्तर न जाएंगे, वो गिरीन्द्र बाबू के साथ वर देखने जा रहे हैं। इन सभी बातों को शेखर ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके हृदय में तरह तरह की भावनाएं उठने लगी। उसने देखा कि इधर ललिता उसके पास बहुत ही कमाती है। अन्ना काली फिर बोली, भैया गिरीन्द्र बाबू बहुत ही भले आदमी हैं। मजली दीदी के ब्याह में हमारा मकान ताऊजी ने रेहन रखा था। इस बात को सोचकर बाबूजी कहते थे कि 2 माह बाद घर हाथ से निकल जाएगा और फिर सड़क की ठोकरों का सामना करना होगा। इसी बात पर दया सागर गिरीन्द्र ने बाबूजी को कर्ज का सारा रुपए दे दिया। छोटी दीदी कल कहती थी कि अब हम लोगों को घर छोड़ने का भय नहीं रहा। सच है ना शेखर दादा? इन बातों को अन्ना काली से सुनकर शेखर अवाक हो गया और कुछ भी उत्तर न दे सका। शेखर को चुप देखकर अन्ना काली ने पूछा, क्या सोच रहे हो दादा? शेखर ये सुनकर चौंक पड़ा और बोला, जा जरा दीदी को जल्दी बुला, तोला बोल देना कि मैंने बुलाया, जरूरी काम है, दौड़ती हो जा। तुरंत दौड़ती हुई अन्ना काली ललिता को बुलाने गई। उसके जाने पर शेखर भावनाओं के सागर में उथल पुथल मचाने लगा। सामने संदूक खोले वो ज्यों का त्यों बैठा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या साथ ले जाए और क्या नहीं। उसे नेत्रों में चकाचौंध प्रतीत होने लगी। शेखर के बुलावे को सुनकर ललिता तुरंत ऊपर आई, परंतु कमरे में जाने के पूर्व उसने शेखर को बड़े गहरे विचारों में निमग्न सा देखा। शेखर जमीन की ओर ताक रहा था। सामने संदूक खुला पड़ा था। चेहरे पर चिंता की रेखा झलक रही थी। शेखर की ऐसी दशा तथा उसकी ऐसी मुखाकृति ललिता ने कभी न देखी थी। वो आश्चर्य में पड़ गई, साथ ही साथ उसे भय भी हुआ। डरते हुए धीरे धीरे वो शेखर के पास आई। उसको देखते हुए शेखर ने कहा, आओ ललिता, बैठो। शेखर को मानो अब स्वप्न से कुछ छुटकारा मिला। बड़े ही मंद स्वर में ललिता ने पूछा, मुझे आपने बुलाया था क्या? हाँ। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, वो कल सवेरे की गाड़ी से मैं माँ के साथ इलाहाबाद जा रहा हूँ। हो सकता है कि इस बार लौटने में देर हो जाए। ये चाबी लो, तुम्हारी आवश्यकता के रुपए इस दराज में हैं।
प्रतिवर्ष ललिता बड़े उत्साह से भुवनेश्वरी के साथ जाया करती थी। उसको स्मरण हुआ कि कितने उत्साह के साथ वो सभी सामान संभाल कर इसी बक्से में रखा करती थी। आज उसे खुले हुए संदूक को देखकर दुख हो आया। शेखर खांस कर गले को साफ करते हुए और उसकी ओर देखते हुए बोला, अच्छा ललिता, देखो बहुत होशियारी से रहना, फिर भी यदि तुम्हें कोई ज़रूरत लगे तो भैया से मेरा पता लेकर बिना संकोच मुझे लिखना, ठीक है ना? दोनों ही चुप रह गए। ललिता मन ही मन ये अनुमान करने लगी कि शेखर को शायद मालूम हो गया है कि इस बार वो उनके साथ न जाएगी। साथ ही मन उसने ये भी सोचा कि शायद उन्हें मेरे न जाने का कारण ज्ञात हो गया होगा। इस बात को सोचकर वो मानो शर्म से जमीन में धंस गई। एकाएक शेखर ने कहा, अच्छा ललिता, अब तुम जाओ, तुमको तो मालूम ही है कि मुझे बहुत से काम करने, काफी समय हुआ है, ऑफिस भी जाना है, जाओ। ललिता उसी संदूक के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी, अच्छा तो आप जाइए, ऑफिस की तैयारी में लगे, मैं सब सामान ठीक से रख देती हूँ। अच्छा, इससे भला और क्या बात हो सकती है। ललिता को चाबी का गुच्छा देकर शेखर बाहर जाने लगा। जाते समय कुछ ख्याल हो आया, अतः दरवाजे के पास खड़े होकर उसने कहा, मुझे क्या क्या आवश्यकताएं हैं तुम्हें मालूम है ना? ललिता संदूक के अंदर की वस्तुएं एक एक करके देखने लगी। शेखर की बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया। शेखर ने नीचे जाकर मां से पूछकर मालूम किया कि अन्ना काली ने जो कुछ कहा सब सत्य है क्या? गुरुचरण बाबू ने यह पूरा कर्ज अदा कर दिया? ललिता के लिए योग्य वर की खोज है, यह भी सत्य है। तत्पश्चात कुछ और पूछकर वो स्नान करने के लिए चला गया। लगभग 2 घंटे के पश्चात नहा धोकर शेखर अपने कमरे में कपड़े पहनने के लिए आया। कमरे में आते ही उसने जो देखा उसे देखकर वो एकाएक आश्चर्य में पड़ गया। इन 2 घंटों में ललिता ने कुछ कार्य नहीं किया। वो बक्से के पास मन मारे माथा टेके हुए खामोश बैठी थी। शेखर के आने की आहट से उसने झट सिर उठाया और फिर तुरंत गर्दन नीची कर ली। रोते रोते उसकी आंखें फूल आई थी। शेखर की नजर उसकी आंखों पर अवश्य पड़ी, परंतु उसने न देखने का बहाना किया। वो चुपचाप अपने दफ्तर के कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनते हुए सहज भाव से उसने कहा, अभी रहने दो ललिता, इस समय तुमसे ये सब ना हो सकेगा। ऐसा करो, दोपहर को आकर रख जाना, जाओ। ये कहकर शेखर ऑफिस चला गया। उसने ललिता के मनोभाव को पूर्ण रूप से समझ लिया था, फिर भी हर बात को बगैर सोचे समझे कह डालना वो उचित नहीं समझता था, और न तो उसकी हिम्मत ही हुई। वो उसी दिन मामा को चाय देने के समय कमरे में आई तो वहां शेखर को भी उपस्थित देखकर एकदम दंग रह गई। वो यात्रा पर जाने के पहले गुरुचरण बाबू से मिलने के लिए आया था। ललिता ने चाय तैयार करके गिरिंद्र और मामा के सामने 2 कपों में लाकर रख दी। गिरिंद्र ने पूछा, क्यों ललिता, शेखर बाबू को चाय न दोगी? मीठे स्वर में ललिता ने कहा, नहीं, शेखर दादा चाय नहीं पीते। गिरिंद्र ने फिर और कुछ नहीं कहा। ललिता ने एक दिन ऐसा कहा भी था कि शेखर दादा चाय नहीं पीते और फिर अन्य को पीने भी नहीं देना चाहते। तत्काल गिरिंद्र को वही बात याद आ गई थी। हाथ में चाय का कप लेकर गुरुचरण बाबू ललिता के लिए ढूंढे गए वर की बात कहने लगे। लड़का अच्छा है, बीए में पढ़ रहा है। ये सब कह चुकने के पश्चात बोले, फिर भी तो वो लड़का गिरिंद्र को ना भाया। इतना जरूर है कि लड़का विशेष साफ और सुंदर नहीं है, फिर भी शादी के बाद कौन रूप रंग और सुंदरता देखता है? और ये रंग रूप काम ही क्या आता है? मर्द की अच्छाई तो उसके गुणों में होती है। गुरुचरण बाबू की एकमात्र इच्छा ये थी कि किसी तरह ललिता का पाणी ग्रहण हो जाए और उनके सिर से ये बोझ उतरे। आज ही शेखर का परिचय गिरिंद्र से यहीं पर बैठे हुआ था। गिरिंद्र को देखकर शेखर को कुछ हंसी आई और उसने कहा, आखिर गिरिंद्र बाबू को क्यों लड़का अच्छा नहीं लगा? लड़का अभी पढ़ता ही है, उम्र भी ठीक है, फिर तो कोई कमी है ही नहीं। सुपात्र के तो यही सब गुण हैं। गिरिंद्र को लड़का क्यों पसंद नहीं है, ये बात को शेखर समझ चुका था। उसे भविष्य में भी कोई लड़का भला ना मालूम होगा। गिरिंद्र ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। उसका मुंह आरक्त हो उठा। शेखर ने उस आरक्त मुखाकृति को भी देख लिया। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, अच्छा काका जी, कल मैं माँ को लेकर प्रयाग जा रहा हूं, परंतु याद रखिएगा ठीक समय पर शुभ कार्य की खबर अवश्य दीजिएगा। गुरुचरण बाबू ने उत्तर दिया, क्या कहते हो बेटा, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, मेरा है ही कौन? फिर ललिता की माँ की अनुपस्थिति में तो कोई काम भी तो नहीं हो सकता। क्यों बेटी,
इतना कहकर गुरुचरण बाबू मुस्कुराए और ललिता की ओर देखा, मगर ललिता को वहां न देखकर बोले, अरे आखिर ललिता यहां से कब चली गई? शेखर ने कहा। जो ही ये बात छेड़ी, और फिर वो चली भी क्यों ना जाए? अत्यंत गंभीर भाव से गुरुचरण बाबू ने कहा, वो चली भी क्यों ना जाए, आखिर वो भी तो सयानी हुई, समझ भी उसकी कम नहीं है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहने लगे, मेरी पुत्री ललिता सरस्वती और लक्ष्मी का सम्मिलित स्वरूप है। ऐसी लड़की होना भी कठिन है भैया। ऐसी औलाद बड़े पूजा पाठ करने के बाद ही मिलती है, क्यों शेखर भैया? ये बात उनके मुख से निकलते ही उनके दुबले मुंह पर एक प्रकार की चमक दौड़ गई। उनकी ऐसी अवस्था देखकर गिरीन्द्र तथा शेखर दोनों में श्रद्धा का बहाव उमड़ आया। अब आगे कहानी में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।